Welcome back students to my channel. Today we will start a new chapter. होप TRE4 के जो एस्पिरेंट्स है वो अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं और लास्ट वीडियो जो सीक्रेट रिजर्व का हमने किया था उससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो BCom के नज़रिए से और TRE4 के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। TRE4 से इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो हम लोग इस चैप्टर को जल्द से जल्द मेन पॉइंट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखिए कंसाइनमेंट होता क्या है। आज का जो मॉडर्न समय है, बिजनेस बहुत ही बढ़ चुका है और प्रोडक्ट कहीं भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्ट का कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो प्रोडक्ट आप किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में आप भेज सकते हैं, है ना। तो जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे जो मालिक है वो क्या चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक साइकिल का बिजनेस है, मेरा जियोग्राफिकल एरिया मान लीजिए गया है, क्लियर। और गया में मेरा एक साइकिल का बिजनेस है, ठीक है। और गया का कैपेसिटी मान लीजिए साइकिल खरीदने का 40,000 साइकिल्स, और मेरा प्रोडक्शन करने का जो क्षमता है वो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या मेरा प्रोडक्शन करने से ही इसका खपत हो जाएगा? नहीं ना, खपत तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ का कैपेसिटी ही इतना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढूंगा ताकि मैं जो हमारा कैपेसिटी है इस कैपेसिटी का पूरा सा पूरा इस्तेमाल कर सके, क्लियर। मान लीजिए हमारा कैपेसिटी है 1 लाख साइकिल्स बनाने का, 1 लाख साइकिल्स। लेकिन मैं जिस जियोग्राफिकल एरिया में हूं वहां केवल 40,000 साइकिल्स ही इस्तेमाल हो सकता है। तो भाई जब 40,000 इस्तेमाल होगा तो या तो मैं 40,000 साइकिल बनाकर रुक जाऊंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढूंगा कि मैं कहां और ज्यादा साइकिल बेच सकता हूं। तब क्या करूंगा, अदर ज्योग्राफिकल एरियाज, अदर ज्योग्राफिकल एरियाज को मेरा टारगेट करना सुनिश्चित करूंगा कि मैं अदर ज्योग्राफिकल एरियाज में अपने साइकिल को बेचूं। लेकिन मेरा बिजनेस टोटली गया में कंसंट्रेटेड है, मैं 10 सिर वाला रावण हूं नहीं। तो क्या करूंगा, मैं अदर ज्योग्राफिकल एरियाज में मेरे लिए काम करने के लिए एजेंट चुनूंगा, ठीक है। क्या चुनूंगा, एजेंट। वो एजेंट जो कुछ पैसे लेकर उस पैसे का नाम है कमीशन, यानी कमीशन बेसिस पर, बेसिस ऑफ कमीशन बेसिस पर
वो कमीशन लेकर मेरे साइकिल्स को अपने अपने इलाके में बेच सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इसमें ये एजेंट मेरा साइकिल को ये खरीदेगा नहीं, है ना, ये खरीदेगा नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा, मेरे साइकिल के लिए वहां पर ग्राहक ढूंढेगा और उन ग्राहकों को वो साइकिल बेचेगा। ये मुझसे खरीद कर, ये एजेंट, ये बिजनेसमैन, ये मालिक है, ये क्या करेगा, इसको कमीशन बेसिस पर साइकिल्स बेचने का आमंत्रण करेगा और ये कमीशन लेकर साइकिल बेचेगा। कहने का मतलब ये इससे परचेज नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा, यानी जो गुड्स का ऑनरशिप है ये प्रिंसिपल के पास ही रहेगा, मेन प्रिंसिपल फॉर्मर है, ठीक है। ऑनरशिप इसी के पास रहेगा, एजेंट के पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ कमीशन लेकर इन साइकिल्स को बेच देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम लोग नाम दिए हैं कंसाइनमेंट, इसी को बोला जाता है कंसाइनमेंट। क्लियर? और कंसाइनमेंट पर वर्क अभी हाल फिलहाल में हर जगह आपको कंसाइनमेंट पर वर्क है, हर जगह कंसाइनमेंट भेज दिया गया गुड्स का और वो एजेंट वहां रिसीव कर लिया, वो मेरे लिए प्रॉपर मार्केट चूज कर अपने जो भी कुछ एक्सपेंस कर एडवर्टाइजमेंट कर मेरा जो प्रोडक्ट है उसको वहां पर बेच दिया और फाइनली वो अपना कमीशन वमीशन जो लेना है वो ले लिया, जो उसको कमीशन मुझे देना था ले लिया और इसका भी काम हो गया। क्या काम हो गया? इसका मेन मोटिव था कि इसको कुछ पैसे मिले, इसका मोटिव था कमीशन कमाना, और जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, जो मेन है, यानी मान लीजिए मैं हूं यहां, तो मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो मुझे कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट मिलेगा और इसको कंसाइनमेंट पर कमीशन मिलेगा, और इसी रिलेशनशिप और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां सबसे बस एक ही चीज निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष मैं यहां दिखलाता हूं। ये एक ऑनर रहेगा, ठीक है, यहां पर रहेगा एजेंट और यहीं पर मेरा होगा सेल। बीच में प्रोसेस क्या आएगा? मैं इसको सामान भेजूंगा, ठीक है, ऑनर से एजेंट के पास गुड्स देंगे हम लोग, ठीक है, और ये एजेंट क्या करेगा? कुछ कमीशन के लिए ये हमारे लिए सेल करेगा, ये हमारे लिए सेल करेगा, ठीक है। सिर्फ ऑनरशिप मेरे पास रहेगा और जो गुड्स का गुड्सशिप है वो इसके पास रहेगा, और ये सेल करेगा, सेल करने के बाद अपने कमीशन को रखेगा और इसके जो भी एक्सपेंस है वो खर्च को रखेगा और बाकी के सारे पैसे मुझे दे देगा। तो ये है सिंपल वे में कंसाइनमेंट को समझने की जरूरत। ऑनर, एजेंट, सेल। यहाँ ऑनरशिप, यहाँ एजेंट को ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो TRE4 वाले ध्यान से देखें, कंसाइनमेंट में ऑनरशिप जो गुड्स का मालिक है उससे एजेंट को ट्रांसफर नहीं होता है। ऑनर यही रहेगा, ये सिर्फ एजेंट के रूप में काम करेगा और हमारे लिए सेल करेगा। यानी यहाँ पर जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, इस पर क्वेश्चन आया था, यहां जो रिलेशनशिप आया है वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो रहा है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इस प्रोसेस में जो नामकरण है, कर देते हैं भाई, जिस नामकरण के जरिए हम पूरे अकाउंट्स को बनाते हैं। तो ये जो ऑनर है
ये गुड्स का जो ऑनर है इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। कंसाइनर, ठीक है। और ये जो गुड्स हमने भेजा है इसे, ये जो गुड्स हम लोग भेजे, बिना गुड्स के कंसाइनमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो ये जो गुड्स है यहाँ पर, ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट। और जो प्रोसेस है, यहाँ से पूरा प्रोसेस, ये जो बीच में है ये ट्रांजिट है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिट है। ट्रांजिट मतलब गुड्स का सफर, ऑनर से एजेंट तक, ये गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स जो हमने भेजा है उसको हम लोग कंसाइनमेंट बोलेंगे। और ये जो एजेंट भाई साहब हैं, इस एजेंट को बोलेंगे हम लोग कंसाइनी। कंसाइनी, तो ध्यान देने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है। ऑनर हो गया कंसाइनर, ये जो गुड्स जिसके चलते ये दोनों के बीच में संबंध बन रहा है, ऑनर के बीच में और एजेंट के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट। और इस एजेंट को हम लोग बोलेंगे कंसाइन। तो इसको अच्छे से आप देखिए और समझिए। अब इसके आगे क्या होगा उसको हम जानते हैं। भाई साहब को टाई भी पहना देते हैं। ये भाई साहब है कंसाइनर और ये भाई साहब है कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर, कंसाइनर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो बना वो किस चीज के चलते बना है? ये एक ब्रिज है जो बना है गुड्स के चलते, है ना, जो कंसाइनमेंट का रूप लेगा गुड्स के चलते। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम कहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने साथ आपका जो भी सामान आपको दूसरे जगह भेजना है या जाना है, तो क्या करना पड़ता है? उसकी पूरी तैयारी करने की जरूरत होती है ना। तो उसी तरह यहाँ पर है, ये भाई साहब गुड्स यहाँ भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गया के रहने वाले हैं और ये बेंगलोर में है। इन भाई साहब को अपने सारे गुड्स को कंसाइनमेंट बेसिस पर इस कंसाइनी भाई साहब के पास पहुंचाना है ना। तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए सामान उड़ के उसके पास तो जाएगा नहीं। यहाँ पर ये अपने सामान को रखे हैं, फूंक मारे, उड़ के सीधा कंसाइनी के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं। यहां से यहां पहुंचाने के लिए ट्रांजिट होगा। ट्रांजिट में भी हम अलग अलग तरीके से वहां सामान भेज सकते हैं। बाय रोड भेज सकते हैं, बाय रेलवेज भेज सकते हैं, है ना, बाय एयरवेज भेज सकते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन है, तो वो चीप एंड बेस्ट जो होता है, बल्कि सामान भेजना है तो चीप एंड बेस्ट जो होता है उससे भेजा, जनरली रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। चीप एंड बेस्ट बल्कि सामान के, बाकी के लिए आप रोडवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ गुड्स भेजने में इन भाई साहब को बहुत सारे खर्च आएंगे, बहुत सारे खर्च आएंगे, एक्सपेंस, ठीक। और इनका जो खर्च आएगा ये वन टाइम खर्च होगा, वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, वन टाइम एक्सपेंस। ये एक ही बार खर्च करेंगे, जो सामान भेजना है एक बार खर्च किया और सामान भेज दिया, ठीक है। और इसके वन टाइम एक्सपेंस को दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक। तो ये भाई साहब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस करेंगे।
और ये जो भाई साहब हैं इनको भी कुछ एक्सपेंस आएगा। अब बोलेगा कि ये तो सारा खर्च कर दिए गुड्स भेजने में, तो इनको क्या खर्च आएगा? अरे सिंपल सी बात है, ये सामान मान लीजिए रेलवेज के थ्रू भेज दिए, ठीक है, इनके पास रेलवे के थ्रू भेज दिए, तो ये सामान अभी यहीं पर रह गया, इनके पास तक नहीं गया। तो यहाँ से मंगवाने के लिए मान लीजिए कोई साधन का इस्तेमाल किया अपने पास, जहाँ से वो ऑपरेट करेंगे, जहाँ से वो सामान को फाइनली बेचेंगे। इनके पास जाने के लिए फ्रेट का खर्च हुआ। अब सामान गाड़ी में है, डायरेक्ट गाड़ी के साथ ही तो बेच नहीं देंगे, क्या करना होगा? गाड़ी से उतरवाना भी तो होगा। उतरवाने को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्स के लैंग्वेज में? अनलोड करना। तो अनलोडिंग चार्ज कंसाइनी भाई साहब देंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, अभी बेसिक्स जो है वो बतला रहा हूँ। तो इन भाई साहब को अनलोडिंग चार्ज, अब बार बार तो अनलोडिंग नहीं करवा रहे हैं, एक ही बार अनलोड करवा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया इनके लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, अनलोडिंग चार्ज हो गया। और किसी तरह का कोई अगर टैक्स इस जगह में पे करना है, किसी तरह का कोई टैक्स, तो वो भी आपका वन टाइम टैक्स पे कर दिए। तो ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो वन टाइम ये करेंगे कंसाइनी भाई साहब। इसके अलावा उस सामान को बेचने तक इनके पास कुछ अब छोटे छोटे और खर्च हैं, जो कि फिलहाल तो अभी ये देंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये लेंगे इनसे, कंसाइनर भाई साहब से। यानी कंसाइनी जो भी खर्च करेगा वो अपने पॉकेट से अभी लगाएगा, लेकिन इसको सारा पैसा मिलेगा किससे? कंसाइनर से। तो अभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किया, इसके अलावा रिकरिंग एक्सपेंस जो बार बार हो सकता है, एक बार से अधिक बार हो सकता है, वैसे भी खर्च इनको करना होगा। रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस में जैसे मान लीजिए वेयर हाउसिंग, मेरे पास उतना जगह नहीं जितना हमारे कंसाइनर ने सामान भेजा, तो बहुत सारा जगह चाहिए, तो वेयर हाउस में उसको रखवा दिए या गोडाउन में रखवा दिए। गोडाउन का रेंट, मान लीजिए बहुत सारा माल आ गया जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक में बिकेगा, ठीक है, तो रेंट तो हर मंथ लेगा वो, तो पहला मंथ रेंट दे दिए गोडाउन का, अभी भी सामान नहीं बिका, दूसरा मंथ फिर रेंट दिए, तीसरा मंथ फिर रेंट दिए, है ना। तो ये जो बार बार जो खर्च हो सकता है इस कंसाइनमेंट पर, उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंस। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट में इनको पैसा देना पड़े, ताकि थोड़ा एडवर्टाइज कर दे तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। हो सकता है फर्स्ट मंथ अखबार में इश्तिहार के तौर पर निकाला, दूसरे मंथ में कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाया एडवर्टाइजमेंट करने का। तो एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारे एक्सपेंस है जो बार बार हो सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस जो बार बार ये इन्हें देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंस। तो ये जो नॉन रिकरिंग और जो रिकरिंग का जो फंडा है, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन है, जो हम लोग स्टॉक वैल्यूएट करेंगे एट द एंड, उसका वैल्यूएशन में ये नॉन रिकरिंग रिकरिंग इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंसाइनर का जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होगा, क्योंकि सामान लोड करवाया, एक बार ही लोड करवाएगा, एक ही बार में सारा सामान भेज दिया। यहाँ पर ट्रांजिट में जो समझदार, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लगभग सभी बिजनेसमैन ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाते हैं। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है कि जब भी ट्रांजिट में गुड्स रहेगा, ठीक है, ट्रांजिट में गुड रहेगा और उस बीच में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस क्लेम इनको मिल जाएगा और इनकी नुकसान की भरपाई हो सकेगी। उसी तरह हाँ, इनको भी कुछ टैक्स देना पड़ सकता है, तो ये वन टाइम टैक्स पे कर दिए सामान को भेजने के लिए। क्लियर? इनको पैकिंग, बिना पैक किए तो कोई सामान जा ही नहीं सकता है, पैकिंग का खर्च इनको देना होगा, पैकिंग चार्जेस। ऐसा थोड़ी है
खुला खुला एकदम भेज दिए उनको, पूरा पैक उक करके अच्छा से सामान। आपका कुरियर देखिए आता है तो देखिएगा वेल पैक, फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हैं, कहीं से सामान मंगवाते हैं, जितना ज़्यादा वैल्यू का सामान रहता है उतना अच्छा से उसको पैक्ड करके आपके पास भेजा जाता है। तो इनको पैकिंग का खर्च देना होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्च देना होगा, है ना। इसी तरह और छोटे छोटे खर्च है वो इनको पे करना होगा। टैक्स किसी प्रकार का अगर टैक्स है तो वो देना होगा। क्लियर। इसके अलावा अदर एक्सपेंस है वो इनको चुकाना होगा। उसी तरह कंसाइनी को मैंने बोला अनलोडिंग चार्ज देना होगा, टैक्स देना होगा। ये तो नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग में इनको स्टोरेज के लिए रेंट देना पड़ सकता है। ये गोडाउन इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, गोडाउन इंश्योरेंस। गोडाउन में स्टोरेज करने के लिए इंश्योरेंस दिए, 1 मंथ का इंश्योरेंस करवा के रखे हैं। 1 मंथ में सामान नहीं बिका, फिर अगले मंथ इंश्योरेंस करवाया ताकि स्टोरेज के दौरान किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसको नुकसान इनको न, उसके लिए ये गोडाउन का इंश्योरेंस करवाएंगे, गोडाउन का रेंट देंगे, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे खर्च हैं। उन खर्चों को डिटेल्स में इसके बाद के हम लोग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहीं पर समझने की जरूरत है कि कंसाइनर का जितना भी एक्सपेंस होगा नॉन रिकरिंग होगा, वन टाइम एक्सपेंस होगा, और कंसाइनी का जो एक्सपेंस है वो 2 भागों में बटेगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और रिकरिंग एक्सपेंस। क्लियर। और ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का टोटल फंडा जो है वो सीधा सीधा इसका लेन देन है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसके लिए ये फंडा है। क्लियर। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहां तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजते हैं, इनका मोटिव है प्रॉफिट। इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, इनको प्रॉफिट कमाना है भाई, इसलिए इन्होंने गुड्स को उतने दूर पर भेजा है। ये अपने क्षेत्र में तो बेच ही रहे हैं, साथ में दूसरे दूसरे जियोग्राफिकल एरियाज में भी दूसरे दूसरे लोकेशन पर सामान बेच रहे हैं। इन भाई साहब को किससे मतलब है? कमीशन से। ठीक है, इन भाई साहब को किस चीज से मतलब है? कमीशन। अब कमीशन भी 2 तरह का इनको मिल सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन यानी जो तय हुआ है, ये बेचा, इनका जितना परसेंट कमीशन होता है वो दे दिया, खत्म कहानी। और दूसरा है स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन, ठीक है, ध्यान से समझिए। ऑर्डिनरी कमीशन जो पहले से तय है, जो गुड्स बेचा उस पर जो परसेंटेज बनता है वो इनको दिया जाए। लेकिन स्पेशल कमीशन, स्पेशल कमीशन के अंदर 2 आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशल कमीशन के अंदर ये तो मिलेगा ही, ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो अदर स्पेशल कमीशन उसको मिल सकता है। वो क्या है? अब इन भाई साहब को पिक्चर से हटा देते हैं, हमारे मेन प्लेयर यही हैं तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशल कमीशन में उनको क्या क्या मिल सकता है? पहला, इन एडिशन टू ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलेगा मिलेगा, इसके अतिरिक्त क्या मिल सकता है? डेल क्रेडिटरी कमीशन। और दूसरा ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिटरी कमीशन, कभी कभी ऐसा होता है
कि ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं कैश सेल तो कर ही रहा हूं, इसके अलावा क्रेडिट सेल्स भी कर रहा हूं आपका। अब जो मालिक है भाई साहब, कंसाइनर भाई साहब, ये बोले हैं कि भाई क्रेडिट सेल्स तो तुम कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको मैं एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, डेल क्रेडिट कमीशन, लेकिन जो भी क्रेडिट वर्दिनेस से, जो भी आप क्रेडिट पर बेच रहे हैं, अगर कोई पैसा डूबता है तो वो आपको बियर करना होगा, वो मैं बियर नहीं करूंगा। यानी कुल मिलाकर जो डेट्स है उसका पूरा पूरा जिम्मेवारी कंसाइनी का होता है। क्लियर? यानी अगर ये कैश के साथ साथ क्रेडिट सेल्स भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको कलेक्शन ऑफ डेब्ट्स के लिए जिम्मेवार भी यही होंगे। कलेक्शन ऑफ डेब्ट्स, कलेक्शन ऑफ अगर सारा कलेक्शन दे दिए तो इनको ऑर्डिनरी कमीशन के साथ साथ डेल क्रेडिट कमीशन भी दिया जाए। अगर सादा कलेक्शन इनको नहीं मिला, कुछ बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स के पूरे पूरे जिम्मेवार ये होंगे, इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका पैसा कटेगा, इनका जो भी कमीशन बनेगा उसमें से उनका बैड डेब्ट्स को हटा देंगे। भाई बैड डेब्ट्स आप ही का, मेरा नहीं, क्योंकि आपको मैंने एक्स्ट्रा पर्क डेल क्रेडिट कमीशन से नवाजा है, दिया है। क्लियर? अब इसके अलावा और एक स्पेशल कमीशन है ओवर राइडिंग कमीशन। ये किस केस में दिया जाता है? जब ओवर मतलब क्या, बहुत ज्यादा, आप कंसाइनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा जितना औकात है उससे ज्यादा जब मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तो भाई उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। तो अगर कंसाइनी को कंसाइनर बोला है कि तुम मेरे लिए बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करो, जितना प्रोडक्ट लॉन्च करो, जितना मेहनत करना है कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से कमीशन दूंगा, ओवर राइडिंग कमीशन, और वो देख भी रहा कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है ना, ये हो गया ओवर राइडिंग कमीशन। क्लियर? उसके मेहनत के लिए ये भी हो सकता है कि भाई हम तुमको जिस प्राइस पर भेजे उससे तुम पूरा बढ़ा कर प्राइस पर बेचो, ये मान जाता है, मेहनत करके और पूरा ज्यादा प्राइस पर उस सामान को बेच रहा है, तो अल्टीमेट फायदा इसको होगा, और इसको फायदा जब होगा वो इसको भी फायदा देगा। तो ये हो गया ओवर राइडिंग कमीशन। क्लियर? तो कंसाइनी को दो तरह का कमीशन मिलता है, ऑर्डिनरी कमीशन और स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन के अंदर आपका डेल क्रेडिट कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां तक तो ये बेसिक्स था जो आपको जानने की जरूरत थी। इसके बाद कल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पहलू को समझेंगे। अकाउंट सेल कौन मेंटेन करता है, क्यों मेंटेन किया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले कल में हम जर्नल डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकता है ना, और जो गुड्स है वो किस किस प्राइस पर हम इनको भेज सकते हैं उसको भी कल डिस्कस करेंगे। या तो कॉस्ट प्राइस पर भेज सकते हैं या फिर इनवॉइस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर और इनवॉइस प्राइस पर। फिलहाल इसको आप दिमाग में रखेंगे, और बाकी की जो भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि कंसाइनमेंट का मीनिंग, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, इन सभी पहलुओं को आप समझ लिए। क्लियर? तो अच्छे से इस चैप्टर को समझे। TRE 4 कैंडिडेट्स ध्यान से हर एक पहलू को समझे, किसी भी पहलू से आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो सकता है, और आप अगर अच्छे से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से MCQs का आंसर दे पाएंगे। और BCom स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा इलेबोरेट करके ही मैं बतला रहा हूँ, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार वीडियो से जुड़े रहें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू सून।